हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी आपको मैं कुछ दिनों से मास्टर कैडर पे लेक्चर हम कर रहे हैं, तो आज उसी में वी हैव न्यू लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पी ब्लॉक करवाया था। अब पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बाद हम करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो periodic table has been divided into main 4 blocks, जिसमें S ब्लॉक आ जाएगा, एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड पड़े हैं एलिमेंट्स, फिर राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और S और P के बीच में स्टूडेंट्स जो पड़े हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी में से हमने दो सीरीज, जो लास्ट के जो दो सीरीज हैं उनको अलग कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो वी हैव डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आइदर इन देयर नॉर्मल स्टेट और इन देयर oxidation state must have the incompletely d filled orbitals। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आप देख सकते हो। लेट्स टेक द केस ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 25, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी? 1s2 2s2 2p6, देन वी हैव 3s2 एंड 3p6 एंड 4s2 एंड 3d5। तो you can clearly see this as partially filled d orbitals। तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अब अगर हम ले लें इसमें कॉपर, तो कॉपर का होता है जी 29। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s1 and 3d10 because this is the exceptional case। तो कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट इज नेवर कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। बट अगर हम ले Cu+2, तो इसमें एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, तो हमें क्या रह जाएगा? 3d9। तो आइदर इन देयर नॉर्मल स्टेट और इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट दे मस्ट हैव द पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। तो दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें आगे आप देखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है? जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि डी के अंदर से आपकी जो सीरीज है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। तो लास्ट की जो दो सीरीज हैं वहां से लेंथनम और एक्टिनम। तो एंथनम और एक्टिनम से ये जो एलिमेंट्स हैं हमने बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे रखे हैं, जिनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं फॉलोइंग द लेंथनम, और एक्टिनम के अंदर फॉलोइंग द एक्टिनम। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आ गया आपकी जो 4 ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सी बनती हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 ट्रांजिशन सीरीज बनती हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट है स्कैंडियम टू जिंक, या यू कैन सी द स्कैंडियम टू जिंक। इसमें थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो दिस इज स्कैंडियम टू जिंक इन विच द 3d इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड। सेकेंड सीरीज विच इज द 4d सीरीज in which the starting element is yttrium to cadmium, in which the 4d is progressively filled. Then the next series is lanthanum. We start with the hafnium to mercury, in which the 5d is progressively filled. And the fourth series is rutherfordium, और इसको हम 6d series बोलते हैं। तो यहां के बीच में से जो एलिमेंट हमने निकाले that forms a block elements, जिसको हमने क्या बोला? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
अब आगे आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इनको हम हैवी एलिमेंट्स मानते हैं। तो इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर है। मेटालिक कैरेक्टर क्या है कि जनरली दे आर शोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक, दैट इज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके मेटल्स की शो करेगा। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड d ऑर्बिटल्स, लाइक डेंसिटी है, एंथैल्पी, एटॉमाइजेशन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स की शो करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस में क्या देखते हो कि इनिशियली इट डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम बिकॉज ऑफ द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। देन द एटॉमिक साइज ऑफ द आयरन, कोबाल्ट एंड द निकल is almost same because the attraction is due to increase in the nuclear charge is cancelled, or you can say it is overcome by the repulsion because of the increase in the shielding effect। अब shielding effect क्या होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वालों को शील्ड करते हैं। तो इन नटशल में ये कह सकते हो कि इनिशियली आपकी जो रेडियस है, एटॉमिक साइज है, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, डिक्रीज होगा। देन ये जो आपका आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनका साइज कांस्टेंट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट रीचिंग द लास्ट, दैट इज द कॉपर एंड जिंक, इनका स्लाइटली आप कह सकते हो साइज बढ़ जाएगा बिकॉज इसके अंदर जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर गया विच कैन ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद आगे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। नो व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? नॉर्मल हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड में जाते हो तो एटॉमिक साइज जो है कम हो जाता है। कम क्यों होगा? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नो व्हाट इज द स्टेडी डिक्रीज in the atomic and the ionic radii of the transition metals as the atomic number increases, and this is because of the, you can say, the filling of 4f orbitals before the 5d orbitals that leads to the contraction in size, and this is what we call is the lengthenide contractions. And because of the lengthenide contraction, the size of the zirconium and the hafnium almost resembling each other. इनकी जो प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, इनका एक्सट्रैक्शन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो दैट इज फ्रॉम हैफनम टू एयू, देन जिरकोनियम टू, अगर हम जाते हैं कॉपर तक, तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हम देखते हैं इसमें कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट इन दोनों को जो साइज है दैट इज हैफनम एंड जिरकोनियम का ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग ईच अदर। नॉर्मल ऊपर से नीचे आओ तो साइज बढ़ जाता है, बट इस केस में इसकी 169 पिकोमीटर है तो इसकी 170, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज। इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड यू मे गेट वन ऑफ द क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाई दीज एलिमेंट्स शोज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, दैट इज द मैग्नेटिक्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। कैटलिस्ट फॉर्मेशन है, देन मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल की, जनरली हम देखते हैं कि दिस वन इज शोइंग द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट in most of the cases, but we do have manganese। अब मैग्नीज में देखिए it start from the +2, +3, +4, +5, +6 and +7। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका मैग्नीज शो करता है। और इसमें भी अगर हम देखें कि जो स्कैंडियम है, क्योंकि जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज 21, तो स्कैंडियम इज शोइंग द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ओवरऑल अगर हम इसका देखें तो जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर जनरली शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अभी मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो जनरली दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देन ये कलर देंगे बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर है, कैटालिस्ट है, कलर्ड आयंस हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देन वी हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताई है, इसमें काफी कैटालिस्ट हैं आपके, लाइक आयरन, निकल, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, then Cr2O3, then molybdenum, cobalt, they are acting as a catalyst. So again these properties are because of the partially filled d orbitals and the large surface area and variable oxidation state. तो इनकी ability की वजह से, इनकी reason की वजह से they are acting as a catalyst. इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। तो मैंने पहले आपको इसमें अभी एक्सप्लेन किया ही है कि कलर्ड आयंस, तो कलर्ड आयंस क्यों देंगे? बिकॉज दे कैन अंडरगो डी ट्रांजिशन बाय अब्सॉर्बिंग द कलर टू फॉर्म द फ्रॉम द विजिबल रीजन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे क्या होगा? डी ट्रांजिशन, एंड दे आर गिविंग द कलर एंड फ्रॉम द विजिबल रीजन। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विच इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्यों हुई? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर स्पेसेस होते हैं, और इन स्पेसेस के अंदर जो लिगेंड्स हैं, लाइजेंड्स हैं, वो घुस जाएंगे, विच आर सप्लाइंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम। तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। अगेन द कॉम्प्लेक्सेस आर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals and their smaller size and the higher charge on the cations. Then we have interstitial compound बनाएंगे। Transition metals they have the voids और the spaces होते हैं in which the carbon, hydrogen, nitrogen, boron they can easily fit to form the interstitial compound, but they are non-stoichiometric, that their compound is not fixed. तो steel which is harder, more malleable, ductile और corrosion नहीं होगा, तो उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इसका जो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। Then we have the alloy formation, they form the alloys. Now what is alloys? It is the homogeneous mixture of metals with metals or metals with non-metals, तो उनको हम क्या बोलते हैं? alloys. तो like we have brass, bronze, steel, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स आपके अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो जैसे आपने देखा, अभी मैंने आपको ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज कराई, नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। बेसिकली जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो दो कैटेगरी में गए हैं, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी? +2। ऐसे लेंथेनॉइड्स के अंदर देखोगे तो इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2 एंड +4। एक्सेप्ट द प्रोमीथियम, दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन द एक्टिनॉइड्स। अब आ गई आपकी प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स आर जनरली शोइंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द लेंथेनॉइड्स। तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी? +4, +6, +7 and mostly क्या है कि they all are radioactive elements, and the magnetic properties of the actinides are more complex than that of the lanthanoids and they are more reactive as compared to lanthanoids. अब एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि व्हाट इज मिश मेटल। तो देखिए मिश मेटल क्या होते हैं? इट इज अ वेल नोन अलॉय which consists of lanthanoid metal, जिसके अंदर कितना आएगा? 95%, and it is containing the iron 5%, and we have the traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. तो इसको क्या बोलते हैं? मिश मेटल। A good deal of the mish metal is used in the magnesium based alloy to provide the bullet shell and the lighter flint.
अब दैट वाज ऑल अबाउट योर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका एक ओवरव्यू है। वी स्टार्टेड विद द जनरली की ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि आइदर इन देयर नॉर्मल स्टेट और इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट दे मस्ट हैव द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांजिशन मेटल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D is progressively filled, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D is progressively filled, थर्ड 5D एंड 6D में से हमने एलिमेंट्स निकाले विच आर लाइंग एट द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल और उनका हमने क्या बोला, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपसे शेयर की। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई थी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं यहीं पे। देखिए कि जो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी they are not considered as the transition elements because of the fully filled d orbitals। ठीक है, ये लगा मेरे को ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है तो दैट्स वाई मैंने आपसे शेयर कर लिया। इसके बाद मैंने आपसे शेयर किया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका मेटालिक करैक्टर, इनका कलर्ड आयंस देंगे नहीं देंगे, ये सारी चीजें होंगी। अब इसके अंदर एक जो मैंने बड़ी मेन प्रॉपर्टी आपसे शेयर की थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो वहीं से आपका जो चैप्टर बनता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन मीन दो के कोऑर्डिनेट से। आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा +1 के अंदर, बहुत इलेबोरेट वे में हम इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन विच इट इज फॉर्म बाय द बिटवीन द एटम्स ऑफ द टू एलिमेंट्स इन विच वन इज डोनेटिंग, एक अपना ट्रांसफर कर रहा है और दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये क्यों बनेंगे? अब देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है। ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेन द सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम है विच इज सराउंडेड बाय द अपोजिटिवली चार्ज आयंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच इज बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए इसमें आपके पास एक फार्मूला है K4FeCN6, इसको खोल के करते हैं। अब इसमें ये जो आपका Fe है, दिस इज योर सेंट्रल एटम, और ये जो Cn है इसको हम कहते हैं लिगेंड्स या लाइगेंड्स, जो मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। दे आर डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो K4 है, इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कैटायन। और ये जो पूरी ब्रैकेट आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन होगी। अब इसके अंदर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो डबल सॉल्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया मोर सॉल्ट का, जिसमें आप ये देख सकते हो NH4 टवाइस SO4 FeSO4.6H2O। अगर दोनों को पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज कर जाएंगे। When the two salts in the stoichiometric are crystallized together, they are saturated solutions, so they are called the double salt and they dissociates into simple ions। whereas जो coordination है, coordinate complexes हैं, ये dissociate नहीं करेंगे, they do not dissociates into the simple ion। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, what is the difference between the complexes and double salt? तो डबल सॉल्ट जो हैं वो पानी के अंदर डिसोसिएट कर जाएंगे, whereas जो complexes हैं because they are tightly bound, तो ये डिसोसिएट नहीं करेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो सेंट्रल एटम हो गया आपका, लिगेंड हो गए। सेंट्रल एटम क्या है? Fe है, और लिगेंड क्या है? ये Cn। अब ये जो लिगेंड्स है या लीजेंड्स हैं, ये आपके कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, न्यूट्रल एटम हो सकते हैं। इट कुड बी न्यूट्रल, इट कुड बी पॉजिटिवली और इट कुड बी नेगेटिवली चार्ज। देन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो, और इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? डोनर एटम। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको ना ये थोड़ा खोल के करवा देता हूं। देखिए हमारे पास है FeCN6, तो इसमें अगर आप देखो तो आप ऐसे कर सकते हो Ke K4 देन Fe इज द सेंट्रल एटम, तो ये आपके 6 लिगेंड्स हैं।
तो दे आर बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे आर सप्लाइंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन कितनों के साथ ये कर रहा है? 6 के साथ, तो दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये आपके कॉम्प्लेक्सेस के कुछ कोऑर्डिनेशन के अंदर एग्जांपल्स हैं। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होता है। पॉलीहेड्रन में आप देख सकते हो कि स्पेस around the central atom, spatial arrangement of ligand atom which are directly attached to the central atom. तो we could have octahedral, different use कर लेता हूँ थोड़ा आपको और clarity आ जाएगी। It could have octahedral, it could have tetrahedral, square planar, trigonal bipyramidal और square pyramidal। तो ये different इसकी ज्योमेट्रीज बन सकती है और according to the arrangement of the various atom or ions around the centrally bonded transition matter. The charge on the complex ion, the charge on the complex ion is equal to the algebraic sum. अब देखिए अगर हम पीछे चलते हैं एक सेकेंड, आप जरा आराम से देखो इसको, तो ये जो टोटल पूरे इसके ऊपर चार्ज है कितना है? -4। तो दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें आप देख सकते हो कि चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द लिगैंड coordinated to the central metal ion. Then we have density कि number of ligand कितने हैं? That gives the density. Monodent है 1 होगा, dident है 2 होगा, trident है 3 होंगे, 4 हो गया तो tetradent, maximum है तो that is called the polydent. उसमें मैं अभी आपसे एक शेयर करूंगा एग्जांपल EDTA. What is EDTA? It is ethylene diamine tetraacetate. क्या चीज है? आगे आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें देख सकते हो कि अगर एक डोनर एटम है तो दिस इज कॉल्ड मोनोडेंट या यूनिडेंट। अब डाइडेंट हो गया जिसमें एक से ज्यादा हो गया, तो इसमें एक एग्जांपल है इथाइलिन डाइमीन। तो मैं यहां कर रहा हूं, यहां देखिए CH2 NH2 and CH2 NH2, this is called ethane 1,2 डायामाइन। तो ये आपका डाइडेंट आ गया क्योंकि ये डोनर एटम ये है जहां से आप देख सकते हो। अगर मैं इसके दोनों H को रिप्लेस कर देता हूं किसी एसिटाइल ग्रुप से तो व्हाट वी गेट इज द EDTA। वो भी देखिए मैं यहां आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहां पे। तो वी हैव दिस कंपाउंड CH2 देन वी हैव N। अब N के साथ मैंने लगा दिया जी आपके CH3COO। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द EDTA। EDTA बेसिकली मैंने क्या किया कि जो H ये 2 थे और 2 ये थे, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया एसिटाइल ग्रुप से। तो इट्स फुल फॉर्म इज इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। नाउ दिस बिकम द हेक्साडेंट। कैसे? देखो ना, एक यहां से आपके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और 6 आपके ये बन गए 1 2 3 4 5 and 6। तो can't we say hexadent ligand? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया पॉलीडेंट, हेक्साडेंट, तो इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास EDTA का। इसके बाद चिल्लेट क्या होते हैं? चिल्लेट होता है रिंग, क्लोज रिंग फॉर्मेशन। कैसे? इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन विच देयर इज ए क्लोज रिंग ऑफ द एटम caused by the attachment of the ligands to the metal। अब इसमें क्या है कि जितना, इसको कहते हैं चिलेशन इफेक्ट, जितना ज्यादा रिंग कॉम्प्लेक्स होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। बिकॉज ऑफ द चिलेट इट फॉर्म द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट वी कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कुछ होते हैं एम्बिडेंट, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? जो दोनों साइड से आपका इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसे हमारे इसमें है
आप देख सकते हो इसमें एम्बिडेंट, द लाइगेंड विथ लिंक थ्रू टू डिफरेंट एटम प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंट। एंड वी हैव एग्जांपल, ये देखिए ये आपका एग्जांपल है, दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज नाइट्रेटो। ऐसे आप देख सकते हो HCN या NCS, दिस इज thiocyaneto and this is isothiocyaneto and this is thiocyaneto। ऊपर वाला thiocyaneto हो गया और NCS means isothiocyaneto, तो they are called ambident ligand। अब इनके बाद हमारे पास एक थ्योरी आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, विच इज कॉल्ड वार्नर थ्योरी। तो वार्नर ने हमें एक थ्योरी दी, he was able to explain the nature of the bonding in the complexes। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं कि मेटल दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक है प्राइमरी वैलेंसी, एक है सेकेंडरी वैलेंसी। एंड द आयंस और द ग्रुप बॉन्डेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहेड्रल, इट इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। क्या पॉइंट है? अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है। द वैलेंसी इज नॉर्मली आयनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। तो दीज वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है? नॉन आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द लाइगेंड एटम कोऑर्डिनेटिंग टू द मेटल, इट इज आल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो ये तो चलो थी थ्योरी। अब इसका नटशल क्या कहता है वो सुनिए। आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूं, दिस इज FeCN6। तो अब ये कितने के साथ बाउंड है? 6। तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो दैट मींस कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये आ गई, और जो प्राइमरी वैलेंसी है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप निकाल सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6। तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है। अब इसके बाद हमारा एक आर्टिकल आ जाएगा आइसोमेरिज्म। वार्नर थ्योरी के बाद हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? देखो, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड दोनों हम इसमें करेंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट भी करेंगे और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी करेंगे। तो स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म in which the molecules with the same molecular formula are bonded together in the different orders। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आ जाएगी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, CONH3 5 times Br सल्फेट बार। अगर ये सल्फेट इनसाइड आ गया, Br बार चला गया, तो कांट वी से these two are the ionization isomers of each other। तो इनको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्वेट या वाटर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। दोनों चीजें सेम है। अब देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड 3 और इसका बीच में रोमन लेटर में 3 हम डाल देंगे। तो बच्चों अगर हम इसको दूसरा इसका आइसोमर बनाते हैं तो 4 तो आपके अंदर रह गए और 2 बाहर चले गए। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन अंदर कम नहीं हो गए, अंदर कितने रह गए? 4। तो इसका अगर कलर डिफरेंट है इसका भी उससे डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ द हाइड्रेशन या सॉल्वेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो दीज टू कम्स अंडर द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। देन वी हैव द लिंकेज।
Now you can clearly see the linkage in this case. जैसे मैंने अभी आपको एम्बिडेंट लेगेंड के बारे में बताया था, तो इसमें अगर हम लिंकेज देखें, चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं. यहां देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका NH3 5 NH3 है, 2 3 4 5, और तीसरी जो लिंकेज है इसके अंदर अगर आप देखो तो इसकी लिंकेज है ON डबल बॉन्ड O, और इसकी जो लिंकेज है दैट इज विद N डबल बॉन्ड O एंड O. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो दैट्स व्हाई दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द लिंकेज आइसोमेरिज्म. आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, यू बीन गिवन दिस फार्मूला दे देंगे कि कितने आइसोमर्स होंगे. सेकंड पूछ सकता है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म दिस वन इज शोइंग. तो सिंपली यू विल जस्ट टेक इट वन, दिस वन इज शोइंग द लिंकेज आइसोमेरिज्म. इसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर. अब कोऑर्डिनेशन आप जो स्फीयर है वही चेंज कर दोगे. तो इस केस में आप देख सकते हो कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कोबाल्ट के साथ है. हमने हेक्सामाइन कोबाल्ट ट्राई ऑक्सिलेटोक्रोमेट, तो इसमें हमने पूरा का पूरा यही चेंज कर दिया. सेंट्रल एटम कोबाल्ट इज चेंज विद द क्रोमियम and the chromium is changed with the cobalt. So that's why it comes under the coordination isomerism. Again they can ask you this question ki what kind of isomers they are. So you will say coordinate isomers. अब आ गया आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो के अंदर आप देखते हो इट इज द पार्ट ऑफ योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और जिसके अंदर हम देखेंगे नंबर 1 आ जाएगा ज्योमेट्रिकल और नंबर 2 आ जाएगा. तो ये दोनों सेम है, एक साइड में सेम है, तो दिस वन इज शोइंग दिस एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर. सिमेट्री हो गया, तो दिस वन इज शोइंग द ट्रांसफॉर्म. तो दीज टू आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब स्पेशियल अरेंजमेंट में देखें ऑप्टिकली एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और दोज विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल images of each other. See, यहां पे जो मेजर ग्रुप लगा है वो आपका राइट साइड है, तो दैट्स व्हाई इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डेक्स्ट्रो. इसमें जो लगा है दो ईन, व्हाट इज ईन? इथाइलिन डायमीन. तो ये दो जो मेजर ग्रुप है इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो दिस इज कॉल्ड लीवो. और बीच में अगर मिरर आप रख देते हो तो दीज टू आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच इज द पार्ट ऑफ योर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब इसके बाद आपकी जो अगली थ्योरी आ जाएगी, वार्नर के बाद बीच में मैंने आइसोमेरिज्म करा दिया, अब मैं आपको करा रहा हूं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स? दिस थ्योरी विच डिस्क्राइब्स द ओवरलैप ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम. अब देखिए इसकी जो मेन पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि when the ligand, ठीक है, approaches the central atom. central atom क्या हो गए आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उसके अंदर क्या होते हैं d ऑर्बिटल्स. तो d ऑर्बिटल्स के अंदर इतना स्पेस या तो होना चाहिए कि वो उनको अकोमोडेट कर ले, नहीं है तो उसमें हम थोड़ा सा हेर फेर करके उसको अरेंज कर लेंगे, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर करते हैं. तो उसके अंदर हमें 3 पॉइंट्स मोटे मोटे हैं जो हम देखते हैं. आपने पढ़ा होगा पहले पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल +1 के अंदर, फिर आपने इसमें पढ़ा हाउड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द अबव प्रिंसिपल. अब इसमें हम देखेंगे कि कई जगह वो वायलेट भी होगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज जनरली वी गेट द 2 काइंड ऑफ कम्प्लेक्सेस. एक बनेंगे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, एक बनेंगे आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस. तो 2 एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे. तो इसमें एक आ गया आपका टेट्रा साइनो निकल आयन. ये क्या चीज है? अब आपको पता है कि जो निकल है इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 28. तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8.
ठीक है जी। तो ये आपका आ गया व्हाट वी कॉल निकल। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 हो गई, तो दैट मींस कि ये कट हो गया। तो व्हाट वी गेट इज द 3d8। यहां आ जाइए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आपके लिगेंड्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो हम इसमें कहां भरेंगे, आप देख सकते हो। पहले तो हमें इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज किया, इसको लेके यहां आ गए। गेट द 4 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, 3d फुल्ली फिल्ड हो गए। अब आपके पास स्पेस का रह गया 1 2 3 4। इनर ऑर्बिटल आपका कंप्लेक्स बन गया, तो दैट्स वाई तो हाइब्रिडाइजेशन जाएगी आपकी व्हाट वी कॉल एज dsp2 हाइब्रिडाइज्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्सेस। अब चलते हैं आगे। तो वी हैव कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट का एक कंप्लेक्स बनाया इन्होंने, COCl4, ऊपर चार्ज आया -1। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है जी आपका 27, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। ठीक है जी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, इसमें x ले लेंगे 4 - 1 तो 3 जाएगी। 3 मतलब इसमें से 3 आपके निकल गए। अगर 3 निकल गए तो इसमें कितने रह जाएंगे, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमारे पास 6 रह जाएंगे। देखो ना, 2 यहां से चले गए और एक आपका -1 यहां से हो गया, तो 3d कितना रह गया, 6। अब दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाउ विल यू अकोमोडेट, आपने एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो व्हाट वी गेट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। तो दैट वाज योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दैट वाज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो एज द थ्योरी सेज, in order to accommodate these ligands, either तो it should have the requisite spaces, और या फिर हम इंटरचेंज करके स्पेस को बना लेंगे। तो जिसके अंदर आपके 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बने, दिस इज योर इनर ऑर्बिटल एंड दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे अभी मैंने आपको कलर्ड आयंस बताए थे, क्योंकि मैं DNF इसीलिए साथ लेके आया हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, एज दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द, यू मस्ट नो द नेम, H. Bethe and the Van Vleck Orgel in 1952. He applied this theory to the coordination compound, and this theory the ligands are treated as point charges, and in case of anion and the dipoles in case of neutral molecules. तो जनरली ये जो आपके व्हाट वी कॉल द ऑर्बिटल्स हैं, क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अगर आपका n3 है, मैं बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करता हूं, अगर आपका n3 है, देखिए इफ n is equal to 3, L could have 0 1 and 2, तो corresponds to this M could have -2 -1 0 1 and 2। तो हम dxy dyz dxz dx square minus y square and dz square। तो अगर हम इनकी शेप्स देखें, ये चीज यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि जो 3d ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके 3d xy dyz dxz, they are oriented between the coordination axis, they are under the axis, and we have 2 set, that is dz square dx square minus y square and dz square, they are just on the planes। So these two are associated with high energy and they are associated with low energy। अब आ जाइए, when the ligands approaches the central atom, so they do not degenerate, rather splits into 2 sets। कैसे splitting होगी, एक बन जाएगा T2G
और एक बन जाएगा Eg। कैसे? अगली स्लाइड पे देखिए, ये आ गया आपका, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो, मैं डिफरेंट ये यूज कर लेता हूं। तो इसमें ये आ गया आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², और नीचे आ गया dxy dxz dyz। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज द रीजन फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर, द एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो मोटा मोटा इसमें देखो, तो इसमें जो दोनों का डिफरेंस है, दिस इज द रीजन फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट, एक ओवरव्यू था ऑल अबाउट द डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आपकी कोई भी किसी किस्म का कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसके बारे में हम कोई भी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, गुड लक।